आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में कक्षा 12 के विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज आप लोगों के सम्मुख हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन इकाई का 5वां पार्ट प्रस्तुत है, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे हेलो एरीन। हेलो एरीन का मतलब एरिल हैलाइड। हेलो एल्केन हमने इसके पहले पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड या हेलो एरीन का मतलब ये होता है बंद श्रृंखला। आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक खुली श्रृंखला जिसमें कार्बन परमाणुओं के सिरे खुले हुए होते हैं, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये सब आते हैं। और एक बंद श्रृंखला जिसमें कार्बन परमाणुओं के सिरे बंद होते हैं, जैसे बेंजीन। ये देखिए बेंजीन है, ये बंद श्रृंखला है। तो इनके व्युत्पन्न ये एरोमेटिक रिंग कहलाती है, और इसके हेलो व्युत्पन्न एरिल हैलाइड कहलाएंगे। बंद श्रृंखला यौगिकों के हैलोजन व्युत्पन्न एरिल हैलाइड कहलाएंगे, यानी एरोमेटिक हैलोजन यौगिक। ऐसे एरोमेटिक हैलोजन यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग कह सकते हैं, बेंजीन रिंग से सीधा जुड़ा हेलो एरीन या एरिल हैलाइड कहलाते हैं। ये चीज कंफर्म हो गई होगी, यानी ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग या एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा हो, वो हेलो एरीन कहलाते हैं। जैसे ये देखिए बेंजीन रिंग है, ऐसे एकांतर एकल द्विबंध होता है। यहां पे हमने जोड़ दिया Cl को, तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। इनका नामकरण इसी प्रकार हम लेते भी हैं, हैलोजन का नाम लिखकर तत्पश्चात बेंजीन लगा देते हैं, क्लोरोबेंजीन। और अगर दूसरा उदाहरण हम ले एकांतर एकल द्विबंध, यहां हमने Br लगा दिया, चाहे जहां लगा सकते हैं। ये है Br लगाए हैं तो हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अगर हम I लगा देते तो आयोडोबेंजीन। इसी बेंजीन रिंग से अगर हम I लगा देंगे, यहां देखिए हमने I लगा दिया, इसका नाम है आयोडोबेंजीन। अगर द्विप्रतिस्थापी हो तो डाई हेलो बेंजीन कहलाते हैं। जैसे ये बंद श्रृंखला है, एक क्लोरीन हमने यहां लगाया, एक यहां लगा दिया, तो इसको हम कह सकते हैं 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन या आर्थोक्लोरोबेंजीन कहा जा सकता है। साधारण नाम आपने पढ़ा होगा, जब 1,2 पे होता है तो आर्थोक्लोरो। अगर 1,3 पे यही हम जोड़ देते तो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन हो जाता, तब हम मेटा कहते, मेटा क्लोरोबेंजीन। या फिर 1,4 पर होता तो उसको हम कहते पैरा क्लोरोबेंजीन। तो
तो ये डाइक्लोरो, अगर 3 जगह जुड़ जाएगा तो ट्राइक्लोरोबेंजीन, या फिर अन्य किसी से इससे उच्च क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ है तो वो भी हेलो एल्केन या हेलो एरीन के अंतर्गत ही आएगा। तो ये तो कुछ हुए हेलो एरीन। हेलो एरीन का मतलब जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,5 डाइक्लोरोबेंजीन, या फिर Br लगा दें तो ब्रोमोबेंजीन, I लगा दें तो आयोडोबेंजीन, F लगा दें तो क्लोरोबेंजीन। इसी तरह से इनके नाम लिए जाते हैं। ये है इनका परिचय हो गया हेलो एरीन का। अब हम पढ़ेंगे हेलो एरीन में C सिंगल बॉन्ड X आबंध की प्रकृति, यानी हेलो एरीन में C सिंगल बॉन्ड X आबंध की प्रकृति कैसी होती है। तो फिलहाल प्रकृति तो ध्रुवीय ही होगी यहाँ, क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता कम, हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म हैलोजन के पास जाएगा और ध्रुवीय प्रकृति होगी। लेकिन आपने हेलो एल्केन में पढ़ा था कि उनमें CX आबंध का हैलोजन अत्यधिक क्रियाशील होता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर जो हैलोजन होता है X, ये अक्रिय होता है। क्यों अक्रिय होता है? इसका कारण ये है कि हेलो एरीन में हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तथा इनमें अनुनाद पाया जाता है। अब हेलो एल्केन में आपने पढ़ा था sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और उसमें अनुनाद नहीं मिलता, इसलिए हैलोजन अत्यधिक क्रियाशील होता था। यहां पर हैलोजन अक्रिय होता है, अतः यहां का हैलोजन अक्रिय होता है। यहां का हैलोजन अक्रिय होता है और अक्रिय होने के कारण आसानी से OH समूह द्वारा या अन्य समूह द्वारा इसका प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता। केवल अक्रिय ही होने के कारण ही बहुत आसानी से इस हैलोजन परमाणु का जो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ हो उसका प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता। हेलो एरीन बनाने की सामान्य विधियां। हेलो एरीन का मतलब जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन या फिर फ्लोरोबेंजीन, ये सब हेलो एरीन कहलाते हैं। और इन सबके बनाने का प्रतिनिधित्व क्लोरोबेंजीन करता है। क्लोरोबेंजीन का मतलब C6H5Cl, ये देखिए क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि अगर हम सीख गए तो हम उसी तरह से ब्रोमोबेंजीन, उसी तरह से आयोडोबेंजीन या उसी तरह से फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले प्रयोगशाला में, यानी प्रयोगशाला में हम क्लोरोबेंजीन किस विधि द्वारा बनाएंगे, तो प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए सैंड-मायर अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये देखिए है C6H5N2Cl की क्रिया 60 अंश सेल्सियस पर CuCl और HCl द्वारा कराने पर क्लोरोबेंजीन बनती है।
बनती। कैसे बनती है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया 60 अंश सेल्सियस पर CuCl और HCl यानी क्यूपरस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर क्लोरोबेंजीन बनती है। ये तो सैंडमायर अभिक्रिया है, लेकिन इस अभिक्रिया के लिए सबसे पहले हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाते हैं। पहले क्या बनाना पड़ेगा? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, फिर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा हम क्लोरोबेंजीन बनाएंगे। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं डाई एजोटीकरण अभिक्रिया का। डाई एजोटीकरण, डाई एजोटीकरण का मतलब होता है कि 0 से 5 अंश सेल्सियस पर एनिलीन, ये देखिए C6H5NH2 एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल और HCl से कराने पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है। किसकी किसकी क्रिया? एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल HNO2 और HCl से कराने पर 0 से 5 अंश सेल्सियस पर बनता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब HNO2 नाइट्रस अम्ल एक अस्थायी यौगिक है, इसलिए सबसे पहले हम इसे NaNO2 और HCl द्वारा बना लेते हैं। फिर बनाने के बाद जैसे ही बन जाएगा तुरंत इसका उपयोग करते हैं। यह है डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। इसके बाद दूसरी विधि है बेंजीन के क्लोरीनीकरण से, यानी क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। इसमें देखिए बेंजीन की क्रिया क्लोरीन वाहक Fe की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर Fe हैलोजन वाहक कहलाता है। बेंजीन की क्रिया हैलोजन वाहक Fe की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। अगली अभिक्रिया है फिनाल की PCl5 से अभिक्रिया द्वारा। यह है C6H5OH, जिसे कहते हैं फिनाल। फिनाल की क्रिया PCl5 से हम कराएंगे तो बनेगा क्लोरोबेंजीन, यानी C6H5Cl प्लस फास्फोरिल क्लोराइड और HCl बनेगा। ये तो हो गई हैलो एरीन बनाने की कुछ सामान्य विधियां। अब हैलो एरीन के गुणधर्म। हैलो एरीन में आप लोगों को क्लोरोबेंजीन के गुणधर्म बताए जाएंगे और क्लोरोबेंजीन के तरह ही अन्य सभी हैलो एरीन गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण। क्लोरोबेंजीन रंगहीन मधुर गंधयुक्त द्रव होता है। क्लोरोबेंजीन रंगहीन मधुर गंधयुक्त द्रव है। इसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 132 अंश सेल्सियस है। यह जल से भारी होता है और जल में आविलेय होता है, अमिश्रणीय होता है, जबकि कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। एक गुण इसका यह है कि यह भाप में वाष्पशील है, यानी अगर इसमें उपस्थित अशुद्धियों को दूर करना है तो हमें भाप आसवन करवाना होगा, तब जाकर शुद्ध अवस्था में हम क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह भाप में वाष्पशील होता है। ये भौतिक गुण। उसके बाद बात आती है रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज की। इसकी जो प्रमुख अभिक्रियाएं हैं उनमें प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मुख्य हैं और अनुनाद प्रभाव ये दिखाता है। आपको बताया गया होगा अनुनाद पिछली कक्षा में किस तरह से एरोमेटिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं, तो उसी तरह से क्लोरोबेंजीन भी अनुनाद प्रभाव प्रदर्शित करता है और उसी अनुनाद प्रभाव के कारण इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं यानी क्लोरोबेंजीन की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जैसे यहां देखिए हमने NaOH द्वारा प्रतिस्थापन करवाया।
अभी आपको पहले बताया गया था कि ये अभिक्रियाएं उच्च ताप और दाब पर होती हैं, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में इनका इस क्लोरीन का प्रतिस्थापन नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि हैलोजन निष्क्रिय होती है, क्योंकि यहाँ sp2 संकलित कार्बन परमाणु से जुड़ी हुई होती है और अनुनाद प्रभाव के कारण इस बंध के बीच अस्थायित्व उत्पन्न हो जाता है। तो C6H5Cl की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं NaOH से। उच्च ताप यानी 300 अंश सेल्सियस ताप, 200 एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडलीय ताप पर। यहाँ देखिए हमने अभिक्रिया करवाया तो Cl का प्रतिस्थापन OH द्वारा हो गया और बन गया फिनाल। ये बन गया फिनाल। तो ये एक विधि हो गई क्लोरोबेंजीन से फिनाल बनाने की विधि। फिर दूसरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यहाँ NH3 यानी NH2 समूह द्वारा विस्थापन हम करवा रहे हैं। क्लोरोबेंजीन की क्रिया NH3 और Cu2O से 200 अंश सेल्सियस ताप और उच्च दाब पर कराने पर एनिलीन बनती है। एनिलीन का मतलब C6H5NH2, यहां बन गई एनिलीन। अगली प्रतिस्थापन अभिक्रिया है हम CN समूह द्वारा करवा दें। यहां देखिए क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम CuCN से करवा रहे हैं, क्यूप्रस साइनाइड से 200 अंश सेल्सियस ताप पिरीडीन की उपस्थिति में। तो जब ये अभिक्रिया होगी तो ये बनाएगा फेनिल साइनाइड, फेनिल साइनाइड और CuCl बना। अब एक अभिक्रिया है ब्रोटस फिटिक अभिक्रिया। आपने पहले ब्रोटस अभिक्रिया पढ़ा था, जिसमें दो हेलो एल्केन को सोडियम धातु की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा था तो हाइड्रोकार्बन बन रहा था। तो यहां पर भी हाइड्रोकार्बन ही बनेगा, लेकिन इसमें हमने लिया है एक एरोमेटिक हेलो एरीन और एक हेलो एल्केन। ये देखिए बेंजीन, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, और ये है मेथिल क्लोराइड। दोनों के एक एक अणु और ये दो अणु सोडियम का। इनको गर्म करने पर टॉलुइन बनी यानी हाइड्रोकार्बन बनी। अब आपसे कोई पूछे हाइड्रोकार्बन क्या है, तो ऐसे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। तो ये बन गई टॉलुइन और यह अभिक्रिया कहलाती है ब्रूटस फिटिक अभिक्रिया। ये जरूरी नहीं है कि हम एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक लें, हम दोनों एरोमेटिक यौगिक लेकर भी ब्रोटस फिटिक अभिक्रिया करवा सकते हैं। बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं। बेंजीन, इसके पहले आपने जो अभिक्रियाएं पढ़ा उसमें बेंजीन रिंग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। जो कुछ हो रहा था वो Cl का प्रतिस्थापन हो रहा था। अब हम जो अभिक्रियाएं पढ़ेंगे वो बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं होंगी, यानी बेंजीन रिंग में परिवर्तन होगा। अनुनाद प्रभाव और मेसोमेरिक प्रभाव के कारण इन अभिक्रियाओं में आर्थो और पैरा व्युत्पन्न बनते हैं। जो भी बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं होती हैं उनमें आर्थो और पैरा व्युत्पन्न बनते हैं। ये अभिक्रियाएं कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे हम ले लें नाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रीकरण में क्लोरोबेंजीन की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से करवाई जाती है। इसमें क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से करवाई जाती है तो आर्थोनाइट्रोबेंजीन, आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनता है। जैसे ये देखिए, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, इसकी क्रिया हम कंसंट्रेट HNO3 से कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में करवाएं
जब करवाएंगे तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा और बना लेगा Cl, यहां NO2 प्लस और H2O का एक अणु बाहर निकल जाएगा। ये है आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ये है पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तो यहां देखिए बेंजीन रिंग में परिवर्तन हुआ। यहां से एक बार आर्थो स्थिति से निकला एक हाइड्रोजन परमाणु और NO2 जुड़ा, और एक बार पैरा से निकला, इन दोनों का मिश्रण प्राप्त हुआ। इसी प्रकार सल्फोनीकरण का मतलब होता है कि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया। जब हम क्लोरोबेंजीन को, ये है क्लोरोबेंजीन, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। यहां देखिए हम गर्म कर रहे हैं, या तो हम इसको लिख देते हैं OHSO3H, इसी को हम लिख सकते थे OSO3H। जो चीज ये ऊपर लिखी गई है वही ये भी। यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा और इस OH के साथ जुड़ जाएगा, बना लेगा H2O बाहर निकल गया, और यही ऊपर वाले की तरह आपके फिर आर्थो और पैरा व्युत्पन्न प्राप्त होंगे। जैसे ये देखिए क्लोरीन तो यही है, यहाँ SO3H सल्फोनिक समूह जुड़ गया इसमें, और फिर एक बनाएगा यहाँ पर Cl, यहाँ पे जुड़ जाएगा सल्फोनिक समूह। इसका नाम है आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और इसका नाम है पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। एक आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और एक पैरा, दोनों का मिश्रण प्राप्त हुआ। इसी तरह हैलोजनीकरण अगर हम करवाएं तो हैलोजनीकरण जब करवाते हैं तो हैलोजन वाहक की उपस्थिति में कराएंगे तो आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन बनेगी, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन बनेगी। जैसे हम एक हैलोजनीकरण भी लिख दें, ये भी बेंजीन रिंग की अभिक्रिया है। ये देखिए ये है आपका क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम करवा दे रहे हैं Cl2 से। ये अभिक्रियाएं हाइड्रोजन वाहक या फिर Cl3 AlCl3 की उपस्थिति में होती है। जब करवाएंगे तो यहां से एक H निकलेगा और ये बना लेगा प्लस एक और, एक आर्थो व्युत्पन्न और एक पैरा व्युत्पन्न, यहाँ पे Cl और यहां से निकल जाएगा HCl। ये है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और ये है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये हो गई बेंजीन रिंग की अभिक्रियाएं। क्लोरल के साथ अभिक्रिया, आपने क्लोरल पहले पढ़ा होगा। ये देखिए क्लोरल ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड, जिसको हम कहते हैं क्लोरल। क्लोरल और
क्लोरोबेंजीन के 2 अणु, ये देखिए 2 अणु क्लोरोबेंजीन के और क्लोरल का 1 अणु। ये क्लोरोबेंजीन है, इसके हम 2 अणु ले रहे हैं। ध्यान देखिए 2 अणु क्लोरल और क्लोरोबेंजीन के 2 अणु को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर, कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर सफेद रंग का एक ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। ये देखिए इतना निकल जाएगा, एक ही H O हो गया H2O, तो यहां से क्या निकल गया -H2O यानी जल का एक अणु निकल गया और बन गया ये Cl3 CH, यहां से Cl, फिर एक और इसी तरह का ये देखिए एक महत्वपूर्ण यौगिक बना जिसका नाम है P- डाइक्लोरो डाइफेनिल, P- डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, एक महत्वपूर्ण यौगिक बना। यानी क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के 2 अणु से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करके करवाने पर P, ये देखो P डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन बना, जिसको हम कहते हैं DDT। इसी को कहा जाता है DDT, जो एक प्रबल कीटनाशक है। DDT एक प्रबल कीटनाशक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए मच्छरों को मारने में किया जाता है। तो ये बना क्लोरल की अभिक्रिया से क्लोरोबेंजीन द्वारा, तो ये हमने बना लिया DDT। अब क्लोरोबेंजीन के उपयोग, क्लोरोबेंजीन के उपयोग, तो पहला सबसे बढ़िया उपयोग यही है, एक प्रबल कीटनाशक। ये कीटनाशक था प्रबल कीटनाशक DDT बनाने में। और दूसरा अभी आपने देखा इससे फिनाल बनाया जा रहा था, एनिलीन, फेनिल साइनाइड, इन सब कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में होता है क्लोरोबेंजीन का उपयोग। अब एक चीज और पूछी जाती है, वो पूछी जाती है DDT का पर्यावरण पर प्रभाव, यानी DDT का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये कीटनाशक है तो कीटों को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। इस पर 1970 से ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बैन लगा दिया है कि इसका उपयोग खेतों में कीटनाशक के रूप में ना किया जाए, क्योंकि यह वायुमंडल में या फसलों पर चाहे जहां जल्दी अपघटित नहीं होता और इसका अंश 15 दिन से 20 दिन तक वहां पर पड़ा रहता है। और ऐसा होने से जब हम उन फसलों को खाते हैं या फिर कहीं पानी बरसता है तो वो बहकर तालाब में जाता है तो वहां की मछलियां मरने लगती हैं, क्योंकि उनमें इस कीटनाशक की अधिकता हो जाती है। तो इसका हानिकारक प्रभाव यही है कि यह अपघटित आसानी से नहीं होता, आसानी से अपघटित ना होने के कारण यह मृदा प्रदूषण उत्पन्न करता है। और उसके साथ साथ अगर किसी फसल पर इसका छिड़काव किया गया है तो धीरे धीरे करके
हमारे शरीर में या फिर जो जीव जंतु उन फसलों को खाते हैं उनके शरीर में पहुंचता है और फिर वो बीमार होते हैं या मरने लगते हैं। तो ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है।